हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो क्या होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जड़त्व क्या होगा। तो जड़त्व हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि क्या था कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था का विरोध करती है तो वो जो गुण होता है वस्तु के अंदर, वो गुण क्या कहलाता है? आपका जड़त्व गुण कहलाता है। अब यही जड़त्व गुण जो है अगर किसी घूमती हुई वस्तु यानी घूर्णन करती हुई वस्तु के अंदर पाया गया जाता है, जिसमें वह अपने घूर्णन अवस्था का क्या करती है, बनाए रखने का प्रयास करती है या उसका घूर्णन अवस्था को रोकने का विरोध करती है, तो उस अवस्था को, उस गुण को, वस्तु के उस गुण को क्या कहेंगे? जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। जैसे कि कोई भी वस्तु है आपकी घूम रही है, पहिया जैसे आप घुमाते हैं तो पहिया घूमते घूमते थोड़ी देर क्या होता है, जब आप उसको स्टॉप करते हैं तो भी वो घूमता रहता है। तो वो अपनी क्या करता है, उसको अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है और वो जो गुण होता है उस पहिए का, वो गुण क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण होगा। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या है कि घूर्णन करती वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। वह जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा? आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब आप जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या कर लेते हैं, एक घूर्णन अक्ष ले लेंगे आप पी क्यू, और इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण क्या ले लेंगे? आई। उस कण के द्रव्यमान एम, कोई एम द्रव्यमान का कण ले लेंगे जो आर दूरी पर स्थित है अक्ष से। अब आप क्या करते हैं, इस पर इसको घूर्णन करवाते हैं तो यहाँ पर जो इसका जड़त्व आघूर्ण आई है वो क्या होगा? इस द्रव्यमान और उस दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आता है आपका? जड़त्व आघूर्ण I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होगा। ये आपका क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण किसी m द्रव्यमान का r दूरी पर स्थित है तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसके लिए ये फॉर्मूला कैसे व्युत्पन्न करते हैं हम, तो उसके लिए डेरिवेशन है। तो हम देखेंगे क्या डेरिवेशन है कि हम एक पिंड ले लेते हैं और वो उसे कागज के तल के लंबवत ओ बिंदु पर रखते हैं, ठीक है। और इसके सापेक्ष एक पी क्यू अक्ष ले लेंगे जिसका कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा होता है। जैसे ये घूम रही हो और इस पर छोटे छोटे द्रव्यमान भी आप लटका देते हैं, तो इन छोटे छोटे द्रव्यमानों से मिलकर आप इस पूरे द्रव्यमान ओ को मानते हैं। जब जिनके द्रव्यमान कितने होंगे? इनके m1 m2 m3, और ये जो दूरियां हैं इनकी घूर्णन अक्ष से इनकी लंब दूरियां वो क्या होंगी? r1 r2 r3 r4 हो जाएगी। तो अब आप क्या करते हैं, इसके बाद इनके लिए जड़त्व आघूर्ण देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनके लिए देखेंगे हम, प्रत्येक अक्ष के लिए देखते हैं तो आपके पास देखेंगे कि अतः घूर्णन अक्ष पी क्यू के पहले कण का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? यानी पहले के लिए देखेंगे तो आई वन इक्वल्स टू एम वन आर वन का स्क्वायर। ऐसे दूसरे के लिए देखेंगे तो आई टू एम टू आर टू का स्क्वायर। तीसरे के लिए देखेंगे तो आई थ्री क्या हो जाएगा? थर्ड के लिए आई थ्री इक्वल्स टू एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर। ऐसे ही कितने भी कर्णस हों, एन कर्ण होंगे तो एन कर्ण के लिए कितना हो जाएगा? आई एन इक्वल्स टू एम एन आर एन का स्क्वायर हो जाता है। अतः घूर्णन अक्ष पी क्यू के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का यानी पूरे ही पिंड का आप क्या करते हैं? जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। यानी आई इक्वल्स टू क्या करेंगे हम? जितने भी आपके आई वन से लेकर के आई एन तक हैं जड़त्व आघूर्ण है, उन सबको प्लस कर देते हैं। तो सबको प्लस करेंगे तो आपके पास देखो आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? आई एन हो जाता है। अब यहाँ पर आप इन सब की क्या रख देंगे? वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? जैसे आई वन इक्वल्स टू है एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस ऐसे ही आपके पास लास्ट वाला क्या हो जाएगा? एम एन आर एन का स्क्वायर हो जाएगा। और इन सबको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? सबमेशन एम आर स्क्वायर हो जाता है। यही क्या है? आपके जड़त्व आघूर्ण का। तो यही क्या होगा? आपके जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होगा। और अतः आप देख सकते हैं कि किसी भी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष
जड़त्व आघूर्ण जो है वो उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी पहले आपको द्रव्यमान और उससे लंबवत जो आपकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है द्रव्यमान की, उसके वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर उसका संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन और उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करती है तथा उससे जो अक्ष से जो आपकी दूरी होगी द्रव्यमान के उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तथा इसका SI मात्रक देखेंगे हम तो क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर होता है और इसका बीमीय सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, ml² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट है आपका घूर्णन त्रिज्या, जो कि आप यहाँ पर उसकी जो दूरी होंगी उसी के उस पे निकालेंगे हम इसके लिए घूर्णन त्रिज्या। क्या हो जाएगी घूर्णन त्रिज्या, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूमते पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान m अक्ष से किसी निश्चित लंबवत दूरी k पर केंद्रित है तो बिंदु द्रव्यमान m का उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, IK = mk² होगा। यह जड़त्व आघूर्ण संपूर्ण पिंड के उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I के बराबर होगा। अर्थात उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कि जो ये IK है वो क्या हो जाएगा, I = संपूर्ण द्रव्यमान का जितने भी आपके पास द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण लगे हुए हैं उन सबका योग हो जाएगा। यानी ये जो IK है वो mk² के इक्वल है, तो mk² = भी ये सारा हो जाएगा और m कैपिटल M क्या है, सारे छोटे छोटे द्रव्यमानों का योग है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो आपके पास k है यानी उस अक्ष से वही औसत दूरी जो होगी वो उसकी त्रिज्या होगी। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि √I/m जो आपका जड़त्व आघूर्ण है उसको अगर आप उसके पूरे द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो उनके बीच की जो घूर्णन अक्ष की त्रिज्या है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं k इसकी वैल्यू रखते हैं, I होता है ∑m² डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा ∑m। तो ∑m से ∑m कट जाएगा। यानी जो पिंड की दूरी होती है वो जो दूरी यानी द्रव्यमान केंद्र से अक्ष घूर्णन अक्ष के जो बीच की दूरी होती है वही क्या होती है, उसकी घूर्णन त्रिज्या होती है। यानी दूरी को पिंड की घूर्णन त्रिज्या ही कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद आप इसको और कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। माना कि कोई भी पिंड है आपका जिसके में सभी क्या है n कणों का द्रव्यमान बराबर है, तो हम यहाँ देखेंगे m1 m2 m3 सब जो है वो m के इक्वल है। अर्थात जो ∑m होगा वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से देखेंगे आप k = क्या हो जाएगा, √R1² + R2² + RN² डिवाइडेड बाय n। ये क्या हो जाएगा आपके पास, संपूर्ण जितनी भी उसकी त्रिज्याएं हैं उन सब का योग डिवाइडेड बाय उनकी नंबर ऑफ n हो जाएंगी। अर्थात किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसके विभिन्न कणों की अक्ष से लंबवत दूरियों के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी आपको उन सब दूरियों के वर्ग करने और उनका योग करके उनका माध्य निकालेंगे, तो माध्य का वर्गमूल यानी आपको रूट लेना है, ये वर्गमूल होगा और उसका रूट ले लेंगे तो यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, घूर्णन त्रिज्या आ जाती है। अब हम देखेंगे इसके बाद इसका SI मात्रक जो है घूर्णन त्रिज्या का वो तो क्या होगा, दूरी है और दूरी है तो उसका दूरी का मात्रक ही इसका मात्रक होगा, मीटर होगा। और इसका बीमीय सूत्र भी देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अतः आप देखेंगे कोणीय संवेग क्या होगा, तो हम देखते हैं जैसे आप संवेग रेखीय संवेग होता है वही अगर आप घूर्णन त्रिज्या के अंदर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोणीय संवेग कहलाएगा। अब आप देखेंगे कि माना किसी घूर्णन अक्ष से
R1 R2 R3 दूरियों पर क्या रखे हुए हैं, M1 M2 M3 द्रव्यमान कणों का रखे हुए हैं, तो उनका रेखीय संवेग जो है वो क्या है, v1 v2 v3, यानी वो रेखीय वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो उसका जो रेखीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू रेखीय वेग। तो यहाँ पर आपके पास रेखीय संवेग जो होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है m1 और वेग कितना है v1, ये कण एक के लिए है। ऐसे संपूर्ण क्रम में कणों के लिए निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, mn vn हो जाएगा तथा m1 कण के, मतलब इस m1 कण के लिए आप रेखीय संवेग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, r1 m v1 हो जाएगा। इसी प्रकार m2 के लिए देखेंगे रेखीय संवेग तो क्या आ जाएगा, संवेग आघूर्ण, तो m2 v2 r2 हो जाएगा। और संपूर्ण पिंड के लिए देखेंगे तो कुल आघूर्ण हो जाएगा आपके पास m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2। ऐसे ही आपका mn vn rn हो जाएगा लास्ट वाला, n कणों के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे संपूर्ण कुल आघूर्ण को आप L दे देंगे, डिनोट करते हैं L से। और यहाँ पर आप V की वैल्यू रखेंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा r1, यहाँ पे V2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा r2, और ऐसे ही Vn की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ओमेगा rn। तो यहाँ पर देखेंगे ओमेगा कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो ओमेगा यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी हमने देखा है कि क्या होता है, ये जड़त्व आघूर्ण होता है। तो हम यहाँ देखेंगे समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर हो रहा है, तो इस समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होगा, यानी एल इक्वल्स टू ओमेगा आई होगा। अतः आप घूर्णन जो आपका कोणीय संवेग है उसके लिए आप देखेंगे कि क्या होगा, आपके पास डेफिनेशन क्या होगी उसकी। अतः घूर्णन अक्ष के सापेक्ष रेखीय संवेग का आघूर्ण जो होता है वही क्या होगा, आपका कोणीय संवेग कहलाता है। अर्थात घूर्णन गति करती वस्तु का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इक्वल्स टू आई ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। ये क्या है, आपका कोणीय संवेग हो जाएगा। और ये आपकी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।